सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय यशतेज सर में। मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि हर रोज 8 बजे, पॉसिबली वीक में 7 दिन या फिर कम से कम 6 दिन, हर रोज रात को 8 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगा यूट्यूब पर, आपके अपने चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय यशतेज सर पर। और रोज लगभग आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे के आसपास आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। कभी कभी लाइव भी पढ़ा सकता हूँ और कभी कभी रिकॉर्डेड वीडियोस को भी प्रीमियर किया जाएगा, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर होगा। इसमें मैं आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, वर्ड सेक्शन भी पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जो एरर्स और पैसेज बनाए जाते हैं वो भी पढ़ाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं या पीवाईक्यूज हैं, इनको भी मैं कराऊंगा। और ट्रांसलेशन, बेसिक्स, वर्ड्स, ग्रामर, इवन 9, 10, 11, 12 क्लास के जो लिटरेचर है उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। यूट्यूब के अलावा मैं फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो जो लोग मुझसे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं वो हर रोज 8 बजे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर आप लोगों को प्रतिदिन इंग्लिश की पढ़ाई की जाएगी, प्रतिदिन आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ मैं फेसबुक पर भी अपने वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हर रोज 8 बजे मुझसे जुड़ें और इस टीचिंग का लाभ लें और रेगुलर बेसिस पर आपकी पढ़ाई हो। आप सब जानते हैं मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश जंक्शन बाय यशतेज सर और मेरा नाम अजतेश कुमार है। मैं आप लोगों को हर रोज इंग्लिश पढ़ाता हूं और अभी तक मैंने ऑलरेडी पिछले लगातार 3-4 रोज में 3-4 पार्ट बेसिक ऑफ इंग्लिश के अपलोड कर दिए हैं। इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो मैं पहले के पढ़ा के अपलोड किए गए हैं। वर्तमान में भी मैं जब पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि मैं धीरे धीरे बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊं। तो अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हर रोज रात को 8 बजे आप लोगों की मेरे से मुलाकात होगी यूट्यूब पर। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ये बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर उसको दूसरों तक भी शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए। और जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूं। ठीक है, तो अभी तक बेसिक ऑफ इंग्लिश में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिपीट कर दूं और मैं जल्दी ही टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म करने के बाद आप लोगों को बहुत जल्द ही एक कंबाइंड जो भी मैंने पिछले 3-4 रोज में पढ़ाया है उसका एक मैराथन भी पढ़ाऊंगा, जिसमें जिसका भी कोई चीज पीछे से छूटा हुआ होगा वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। अभी तक हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश के बीच में कंपैरिजन किया। कुछ लोगों को इस बात का कंफ्यूजन भी है कि ये इंग्लिश और हिंदी का कंपैरिजन क्या है, और कुछ शिक्षकों को भी लगता होगा कि मैंने ये क्या पढ़ाया हुआ है, क्योंकि शिक्षक भी मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि मेरा असली मकसद है स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि इंग्लिश को आप लोअर लेवल से कैसे सीख सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने हिंदी और इंग्लिश का कंपैरिजन किया है, उनके वर्ड के ऑर्डर में कंपेयर किया है कि कैसे और हिंदी और इंग्लिश के जो वाक्य हैं वो लिखे जाते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो टुकड़ों में हो तो कैसे आप उनको अरेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद एक एक करके मैंने उन सारे टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने अभी तक आपको असर्टिव और इंटरोगेटिव बता दिया। पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन टैग पूरे डिटेल में पढ़ाया था। आज मैं इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को हर टाइप के सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ाऊं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वैसे सेंटेंसेस जिनसे सलाह का, निवेदन का, सुझाव का, आदेश का, अनुमति का बोध होता है। आपको जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे के सामने गाड़ी लाके खड़ी कर देता है तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं? अगर आप सामान्य वे में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर, यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर, मतलब आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी को इस वे में बताना हो कि सामने वाले को लगे ना कि जरूरी है, तो आप बोलेंगे डोंट पार्क योर कार हियर, डोंट पार्क योर बाइक हियर। अगर आप इसको निवेदन के रूप में लेना चाहेंगे तो आप बोलेंगे प्लीज डोंट पार्क योर कार हियर, प्लीज डोंट पार्क योर बाइक हियर। तो अगर आप निवेदन के रूप में बोलना चाहें तो प्लीज लगा के बोलिए, आदेश के रूप में बोलना चाहें तो नॉर्मली बोलिए डोंट पार्क योर कार हियर। और अगर सामान्य असर्टिव रूप में आप बोलना चाहते हैं तो आप इसी वाक्य को कह सकते हैं यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर। तो कई बार हम लोग असर्टिव वाले वाक्य को ही सलाह, आदेश या निवेदन की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं यू शुड हेल्प द पुअर।
लेकिन अगर इसको आप सलाह के रूप में बोलना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हेल्प द पुअर। अगर मैं कहना चाहूँ आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, या यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर मैं इसको इंपेरेटिव स्टाइल में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं टेक एक्सरसाइज रेगुलरली या टेक रेगुलर एक्सरसाइज। तो असर्टिव में ही कही जाने वाली बातों को यदि उससे आदेश, निवेदन या सलाह का बोध हो तो आप उसको इंपेरेटिव स्टाइल में लिख सकते हैं। बस दोनों वाक्यों में एक विशेष डिफरेंस होता है जो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इंपेरेटिव किसके लिए? असर्टिव का प्रयोग हम हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, दे के लिए, राम के लिए, मोहन के लिए, राम और मोहन के लिए। तो इसका मतलब यह है कि असर्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ सामने वाला होता है, यू। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूं वो किससे कर रहा हूं? आप लोगों से कर रहा हूं। तो जब भी मैं सामने किसी से बात करता हूं तो मैं कहता हूं तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। लेकिन कई बार आप देखते होंगे जिससे आप सामने से बात करें, क्या आप कभी उसका नाम लेते हैं? राम तुम बैठ जाओ। अगर आपको स्पेशली राम को ही इंडिकेट करना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं कहा तुम बैठ जाओ, तो हो सकता है बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाए कि किससे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने तो सब लोग हैं। तब मैं स्पेशली राम तुम बैठ जाओ या तुम बैठ जाओ राम, मैं ऐसे बोल सकता हूं। लेकिन सामने अगर एक ही आदमी है उसको मैं बोल रहा हूं, या सामने एक से ज्यादा लोग हैं और सबको बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा बैठ जाओ। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे की क्रॉसिंग पर जब बैरियर गिरा रहता है तो हिंदी में लिखा रहता है ठहरिए या रुकिए, इंग्लिश में लिखा रहता है स्टॉप। तो क्या वो केस किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है? नहीं, एक्चुअली में वो एक सलाह होता है या एक मना किया जाता है कि आप पार मत करिए क्योंकि गाड़ी जाने वाली है। तो जब भी वो बैरियर गिरा होता है तो उस पर लिखा रहता है स्टॉप। ये भी अपने आप में एक वाक्य है, आप ठहरिए। तो यहां पर अंडरस्टूड होता है। इंग्लिश भाषा में एक खास बात का ध्यान रखा गया है कि अंडरस्टूड चीजों को हम मेंशन ना करें, उसे रिपीट ना करें। तो अंडरस्टूड है कि बैरियर के सामने जो खड़ा है उसी को ठहरना है, उसी को रुकना है, इसीलिए सिर्फ लिखा रहता है स्टॉप, या हिंदी में लिखा रहता है ठहरिए। तो जब आप असर्टिव वाले वाक्य को इंपेरेटिव स्टाइल में लिखना चाहें तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि वहां एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसका सब्जेक्ट सिर्फ यू होता है। स्टॉप का मतलब यू स्टॉप, सिट डाउन का मतलब यू सिट डाउन, कम इन का मतलब यू कम इन, गेट आउट का मतलब यू गेट आउट। तो जब भी हम लोग असर्टिव में कही जाने वाली बात जिससे क्या बोध हो? आदेश का बोध हो, सलाह का बोध हो, निवेदन का बोध हो, और हमारा सब्जेक्ट कौन हो? सामने वाला। तो जब हम सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसको आदेश देते समय, उसको सलाह देते समय, उससे निवेदन करते समय जो हमारे वाक्य का स्टाइल होगा उसी स्टाइल को हम लोग इंपेरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग या इंपेरेटिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कहते हैं, जिसे आप एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस के रूप में भी समझ सकते हैं। अब आइए बोर्ड पर, मैं थोड़ा बोर्ड पर आपको ले चलता हूं। काफी देर तक मैंने आपको ओरली समझाया, अब बोर्ड पर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपेरेटिव, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। केवल ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ही नहीं होता है, सजेशन भी होता है, परमिशन के लिए भी हम लोग लेट का यूज करते हैं। देखिए लिखा हुआ, यदि वक्ता यानी कि कर्ता किसी सामने वाले व्यक्ति को आदेश दे, जैसे मैंने कहा सिट डाउन, तो यहां इसका मतलब क्या है? मैं आपको आदेश दे रहा हूं और बैठना आपको है, यानी यहां पे दो चीजें, आई ऑर्डर यू टू सिट डाउन। मैंने कहा प्लीज ओपन द डोर, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द डोर। टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, आई एडवाइस यू टू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अब आप समझ जाइए कि जब तक ये एक्शन हुआ नहीं है तब तक वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। और जब सामने वाले तक पहुंच जाएगा ये वाक्य, तब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? सामने वाला। मैंने कहा बैठ जाओ, तो कहते समय सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। लेकिन बैठते समय सब्जेक्ट कौन होगा? आप होगा, आप होंगे, क्योंकि आप उस एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन, I beg your pardon, before the execution of the action, the subject is the speaker. Who is speaking? The person in front of him. Who is speaking to the person in front of him. But while the action is executed, the subject is the person in front of the speaker. आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं बोलूंगा sit down, इसका मतलब यह है I order you to sit down. तो बैठने से पहले जब ये बोला गया तो मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन जब आप बैठेंगे उस समय आप सब्जेक्ट होंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अगर आप असर्टिव में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। सिट डाउन को कैसे लिखा जाएगा? आई ऑर्डर यू टू सिट डाउन। प्लीज ओपन द डोर को कैसे बोला जाएगा असर्टिव में? आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द डोर। तो असर्टिव स्टाइल में जब बोला जाएगा तब सामने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तब सब्जेक्ट बोलने वाला है। लेकिन जब इंपेरेटिव स्टाइल में बोला जाएगा तब सब्जेक्ट सामने वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? आइए देखते हैं। तो यदि वक्ता यानी कि कर्ता किसी सामने वाले व्यक्ति को आदेश दे, सलाह दे, निवेदन करे,
मना करे, सुझाव दे, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो लिखा गया है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है कि शुरू में आपको बहुत अच्छे से एकदम से समझ में नहीं आता है, क्योंकि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, मेरे समझने का लेवल अलग है, आपके समझने का लेवल अलग है, तो आप धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, यदि वक्ता यानी बोलने वाला जो कि फिलहाल करता है, जब तक वो बोल रहा है तब तक करता वही है, किसी सामने वाले व्यक्ति को आदेश दे, सलाह दे, निवेदन करे, मना करे, सुझाव दे, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और जब सामने वाला एग्जीक्यूट करेगा तब वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा सिट डाउन, इट मींस यू सिट डाउन, तो जब तक आप बैठे नहीं है तब तक मैं सब्जेक्ट हूं क्योंकि मैंने कहा है, और जब आप तक ये मेरा आदेश पहुंच जाएगा तब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप सब्जेक्ट बन जाएंगे। अब देखिए इंपेरेटिव वर्ड्स का मतलब, देखिए सॉरी, इंपेरेटिव वर्ड ऑर्डर, इंपेरेटिव वर्ड्स नहीं, इंपेरेटिव वर्ड ऑर्डर। सेंटेंस में जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो डायरेक्ट मेन वर्ब, उसके बाद वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैनर, प्लेस, टाइम, जो भी वर्ड के ऑर्डर में लिखे जाते हैं वो सारी चीजें होती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब के पहले रूप से होती है, पॉजिटिव हो तो V1 से और नेगेटिव हो तो V1 के पहले डोंट लगा दिया जाता है। आप देखिए पॉजिटिव सेंटेंस की बनावट कैसी है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की बनावट कैसी है, पहले V1, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड। अब आपको ये सोचने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का मतलब क्या। ऑब्जेक्ट तब यूज होता है जब हमारा ये वर्ब ट्रांजिटिव हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा खाओ, तो मैं बता सकता हूं सेब खाओ, खाना खाओ, इसे खाओ, उसे खाओ, तो ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है। हाँ, अगर उसने अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तब वो इंट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा धीरे धीरे खाओ, तो मैंने नहीं बताया कि क्या खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, मैंने नहीं बताया कि क्या खाओ, आराम से खाओ, मैंने नहीं बताया कि क्या खाओ। तो जब मैंने ये नहीं बताया कि क्या खाओ तब वहां पे ऑब्जेक्ट ना होके ईट स्लोली। पढ़ रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो होता है, अगर पॉजिटिव हो तो पहले V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कब यूज होगा, जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होगा। अगर इंट्रांजिटिव होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रन, दौड़ो, तो क्या दौड़ो, किसे दौड़ो, ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो जब तक कोई वर्ब क्या और किसे का उत्तर नहीं दे सकता है तब तक वो इंट्रांजिटिव होता है। तो मैं कहूंगा धीरे धीरे दौड़ो, रन स्लोली, तेज दौड़ो, रन फास्ट। तो ये जो स्लोली और फास्ट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इन्हें हम अदर वर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कम इनटू द रूम, कमरे के अंदर आओ, तो ये इनटू द रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो प्लेस बता रहा है कि आपको कहां आना है। क्यों, क्योंकि कम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, वर्ब से रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हमें आगे पढ़ना है। बस ये समझिए कि वर्ब 1 से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, उसके पहले कुछ नहीं लगा होता है और सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू, यहां पर यू छिपा हुआ है, आप समझ जाइए कि यहां पर यू छिपा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा गो देयर, इसका मतलब यू गो देयर, यहां पर देखिए लिखा हुआ है गो देयर, इसका मतलब कि यू गो देयर। और वहीं अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसकी शुरुआत किससे होगी, डोंट से होगी। तो देखिए वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस, डोंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कब यूज होता है, जब हम किसी को कुछ करने की सलाह दें, जब हम किसी को कुछ करने के लिए आदेश दें, या जब हम किसी को कुछ करने के लिए निवेदन करें। नेगेटिव कब यूज होता है, जब हम किसी को कुछ करने से मना करें। मैंने कहा अंदर आओ, कम इन, अंदर मत आओ, डोंट कम इन, बाहर जाओ, गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। तो जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो पॉजिटिव यूज करते हैं, जब हम लोग किसी को कुछ करने से मना करते हैं, मना करने को क्या कहते हैं, फॉरबिड। तो जब हम किसी को फॉरबिड करें, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, इट मीन्स यू आर फॉरबिडन टू गो आउट। अंदर मत आओ, डोंट कम इन, इट मीन्स यू आर फॉरबिडन टू कम इन। या फिर फॉरबिडन की जगह आप नॉट टू, अगर आप आदेश दे रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम इन। तो जब आप नेगेटिव या तो सामान्य रूप से मना करें, जैसे यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, इट इज माई प्लेस, तो आप वहां पर ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप सिंपली उसे या तो रिक्वेस्ट करें या सिंपली यू आर आस्क्ड नॉट टू सिट हियर,
आपसे ये कहा जाता है कि आप यहाँ मत बैठिए। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर, और अगर आप आदेश दें तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हियर। और सिंपल वे में भी कह सकते हैं यू आर फॉरबिडन टू सिट हियर, आपको यहाँ बैठने से मना किया जाता है। तो आप इतना लंबा चौड़ा वाक्य क्यों बोलेंगे, आप डायरेक्ट बोल दीजिए डोंट सिट हियर। निवेदन के रूप में बोलेंगे तो प्लीज डोंट सिट हियर। तो आप ध्यान दीजिए, तो अगर आपका कोई सेंटेंस है और वो इंपेरेटिव में लिखा गया है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं अगर पॉजिटिव में होते हैं तो सिंपल वे में समझ लीजिए वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मैंने आपको बता ही दिया ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या होता है। जब वर्ब क्या और किसे का उत्तर दे सके, यानी वर्ब के साथ कोई डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाए। मैंने कहा यह सेब खाओ, ईट दिस एप्पल, तो डायरेक्टली आपने नाउन जोड़ा। मैंने कहा इसे खाओ, ईट इट, ईट EAT, ईट IT, इट, ईट इट, इसे खाओ। तो इसका मतलब आपने वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन जोड़ा। और अगर वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो समझ जाइए कि वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और वो उस वर्ब के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि वर्ब के वो क्या या किसे का उत्तर है। अगर वर्ब के बाद ठीक बगल में कोई सजीव आए, कोई व्यक्ति आए, तो वो किसे का उत्तर होता है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें। आप हुम यानी किसे का उत्तर है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच व्हाट, आई टीच इंग्लिश। आई टीच हुम, आई टीच यू। तो आप भी ऑब्जेक्ट हैं और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं। तो मैं सब्जेक्ट हूं, आप ऑब्जेक्ट हैं और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या और किसे से पहचाना जाता है। क्या मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, किसे मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए। तो आप अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर डोंट से शुरू हो तो नेगेटिव अर्थ देते हैं, यानी आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कुछ नहीं करने के लिए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं करने के लिए, आप सलाह दे रहे हैं किसी को कुछ नहीं करने के लिए, या फिर आप सिंपली उसको मना कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश, सलाह या निवेदन ही हो। सामान्य रूप से आप मान लीजिए कि आप मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे क्लास में बैठे हैं, मैंने कहा जरा दरवाजा खोल दो, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं की और मैंने आपको ऑर्डर भी नहीं दिया, मैंने आपसे सिंपली कहा। तो यहाँ आस्क टू का यूज करते हैं। I ask you to open the door, I ask you to close the door, I ask you to bring a glass of water। जरूरी नहीं है कि मैं आदेश दे रहा हूं, मैं सिंपली आपसे कह रहा हूं। मेरा मित्र बैठा, मैंने कहा जरा एक गिलास पानी ला दो, तो मैं उसको आदेश थोड़ी दे सकता हूं, मैं उससे सिंपली कह रहा हूं। अगर मैंने प्लीज लगा दिया या मेरे चेहरे से निवेदन का भाव झलक गया तो वो निवेदन है। जरूरी नहीं है कि मैं प्लीज बोल के ही निवेदन करूंगा, मैं जरा ला दो ना, इसका मतलब कि मैं उसको क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं प्लीज लगा सकता हूं। तो देखिए कई बार शब्दों का काम आपके चेहरे का भाव भी कर देता है, आपका टोन भी कर देता है, आपके फेस का एक्सप्रेशन और आपका जो टोन है, यानी इंटोनेशन और एक्सप्रेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बिना शब्दों के भी आपको अर्थ प्रदान करती है। तो आ जाइए हम लोग फिर वापस आते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया गो देयर और डोंट गो देयर। तो गो देयर क्या होगा, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, और डोंट गो देयर क्या होगा, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, वहां जाओ वहां मत जाओ, या तो मैंने मना किया या तो मैंने ऑर्डर दिया कि वहां मत जाओ। उसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज लगा सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, मैं कृपया मेरी मदद मत करिए, प्लीज डोंट हेल्प मी, या डोंट हेल्प मी प्लीज। लेट अस गो, चलो चलें, सुझाव दे रहा है। जब भी हम लोग प्रस्ताव या सुझाव देते हैं तो लेट अस से सेंटेंस बनाते हैं, और जब लेट अस से सेंटेंस बनाएंगे तो लेट भी एक वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है। तो जैसे मान लीजिए उसको जाने दो, लेट हिम गो, नेगेटिव में बोलेंगे डोंट लेट हिम गो, उसको मत जाने दो, या लेट हिम नॉट गो, उसको मत जाने दो। अब देखिए रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अगर आपका सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर डोंट के साथ, डोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए तो सेंटेंस नेगेटिव है, मना करने का भाव दे रहा है, या नेगेटिव में आप ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब कुछ बातें और समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन यानी कि यू होता है, लेकिन इसे लिखा नहीं जाता। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस को जब आप इंपेरेटिव स्टाइल में लिखते हैं तो आप वर्ब से शुरू करते हैं, तो बिना सब्जेक्ट के वर्ब थोड़ी होगा, कोई एक्शन होगा तो उसको करेगा ना कोई। तो जब कोई एक्शन होगा तो उसको करने वाला कौन होगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलने का एक्शन कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन जब मेरे बोलने के बाद जिस एक्शन के बारे में बोल रहा हूं जो सामने वाला एग्जीक्यूट करेगा, सामने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी बिना सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होने की वजह से उन्हें लिखा नहीं जाता है। ठीक जैसे असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, वैसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये
क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ है कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, तो निश्चित है कि सिंपली ये कहा ही जा रहा है, बस आदेशात्मक तरीके से, निवेदनात्मक तरीके से, सलाहात्मक तरीके से कहा जा रहा है, इसलिए आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि कहा जा रहा है। अब देखिए, निवेदन सूचक सेंटेंसेस में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग होता है, तो प्लीज भी और काइंडली भी सेंटेंस के शुरू में भी लगाया जा सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी लगाया जा सकता है। प्लीज हेल्प मी प्लीज, काइंडली हेल्प मी काइंडली। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, प्लीज थोड़ा सा यूजुअल वर्ड है, वो ज्यादा यूज होता है और शुरू में और लास्ट में कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन काइंडली ज्यादातर आप शुरू में देखेंगे बोलते हैं दया करके ऐसा कर दीजिए, कृपया बोलेंगे या दया करके। जब लोग याचना के मूड में होते हैं, दया करके मेरी मदद कर दीजिए, तो काइंडली लगाते हैं। कृपया बोलते हैं तो प्लीज लगाते हैं। अब देखिए, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव ही होते हैं। लेट वाले सेंटेंस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है लेट क्या है। लेट एक वर्ब है, लेट का तीनों रूप लेट होता है, लेट लेट लेट, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, लेट का यूज केवल इसी तरीके से नहीं होता सेंटेंस के बीच में, मैं आपको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू गो, मतलब अलाउड, आई वॉन्ट अलाउ यू टू गो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैं लेट का प्रयोग विल के बाद और वॉन्ट के बाद कर रहा हूं, ठीक जैसे गो, कम इत्यादि होता है। तो लेट का इस्तेमाल जब आप शुरू में करेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएगा, बीच में करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस बनाएगा। इंटरोगेटिव में, क्या आप मुझे जाने देंगे, विल यू लेट मी गो, क्या आप मुझे बता देंगे, विल यू लेट मी नो। आप वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, वुड यू प्लीज लेट मी नो, समझ में आई बात। जैसे क्या आप मुझे यहां बैठने देंगे, वुड यू प्लीज लेट मी सिट हियर। तो लेट का यूज बहुत तरीके से होगा, हम लोग आगे लेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी आप देखिए क्या दिया हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से ही समाप्त होता है। मैंने आपको बताया असर्टिव की तरह ही इंपेरेटिव भी फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, लिखा नहीं जाता है क्योंकि अंडरस्टूड होता है, ठीक है। बैठ जाइए या आप बैठ जाइए या तुम बैठ जाओ, तो तुम और आप बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि मैं उसी से बात कर रहा हूं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा, उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, इंपेरेटिव में एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात होती है, और कर्ता जब यानी वक्ता जब सामने वाले को आदेश, सलाह या निवेदन इत्यादि करता है तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, तो वर्ब के पहले रूप से शुरू होता है और उसके बगल में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाए जाते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव अर्थ वाला हो तो डोंट से शुरू होता है, यानी ये पॉजिटिव वाला जो वर्ड ऑर्डर आप देख रहे हैं उसी के ठीक आगे एक डोंट लगा दीजिए। गो तो डोंट गो, गो आउट तो डोंट गो आउट, गो इन द रूम, गो इनटू द रूम, सॉरी, जब हम बाहर से भीतर जाते हैं तो इनटू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो मान लीजिए मैंने कहा जंप इनटू द रिवर, नदी में कूद जाओ, तो मैं आगे डोंट लगा दूंगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, डोंट जंप इनटू द रिवर, नदी में मत कूदो। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा आगे। देखिए, यहां तक तो आपने ये सीख लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे। इसके पहले मैंने इंटरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग को तो मैंने पूरा डिटेल में बताया। अभी WH क्वेश्चन में WH वर्ड का एक प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलते हैं आगे। मैं आप लोगों को कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी करके आंसर दे सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आप लोग आंसर करके कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग एक्टिवली इसको देख रहे हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यूज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस से आदेश, आज्ञा, अनुरोध, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑर्डर मतलब आदेश सूचक वाक्य। यहां अपना नाम लिखो, राइट योर नेम हियर। आप देख सकते हैं ऑर्डर वाला सेंटेंस क्या है जी, जैसे यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां अपना नाम लिखो, राइट डाउन योर नेम हियर या राइट योर नेम हियर। जरूरी नहीं है कि आप डाउन लगाएंगे, डाउन लगा भी सकते हैं। तो यहां अपना नाम लिखो, राइट डाउन योर नेम हियर। यहां आओ या यहां आओगे, कम हियर। मुझे पत्र जरूर लिखना, तो जरूर के लिए यहां पर डू लगाया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए। अगर आप किसी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो डू का प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद। जैसे एक कप चाय पी लीजिए, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय जरूर पीजिए। डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी आप निवेदन भी कर रहे हैं और जोर भी दे रहे हैं, तो वहां पर डू लगा सकते हैं। चलिए
तुम यहां आओ, यू कम हियर या कम हियर यू। अब जरा गौर करिए, तुम हम कब लगाएंगे? जब हमें जो ना, तुम यहां आओ, यू कम हियर, कम हियर यू, कम हियर। तो आप देख सकते हैं कि यू का प्रयोग ऐसे तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अंडरस्टूड होता है, लेकिन कई बार जोर देने के लिए, मैं किसी और से नहीं बात कर रहा हूं, तुम ही से बात कर रहा हूं, यू कम हियर, तो आप देखेंगे कॉमा लगा के उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सब कोई यहां आओ, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कम ऑन, ठीक है। अब जैसे इसको आप चाहें तो असर्टिव तरीके से भी बोल सकते हैं, एवरीबॉडी कम हियर, लेकिन अगर आप आदेश दे रहे हैं तो देखिए आप यहां पर कम ऑन एवरीबॉडी या एवरीबॉडी कम ऑन, आप देख रहे हैं कॉमा लगाया गया है। तो कॉमा लगाने का क्या मतलब होता है? आप पॉज कर रहे हैं, एवरीबॉडी कम हियर एवरीबॉडी, तो आप एक तरीके से ऑर्डर ही दे रहे हैं। आप देखिए, किसी को गाली मत दो, डू नॉट एब्यूज या डोंट एब्यूज एनीवन। नॉर्मली हम लोग डोंट ही ज्यादा यूज करते हैं, जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस साधारणतः मुख्य क्रिया के पहले रूप से शुरू होती है, ये V1 है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में जरूर या अवश्य हो तो शुरू में डू का प्रयोग किया जाता है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट को शुरू में या वाक्य के अंत में रखा जाता है। सब्जेक्ट यू को शुरू में रखने पर कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि वाक्य के अंत में रखने पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यू को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉमा का प्रयोग अवश्य होगा, चाहे सब्जेक्ट शुरू में है चाहे लास्ट में। समझ जाइए कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है यू होता है तो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर फिर भी आप यू लिख रहे हैं तो शुरू में लिखेंगे तो कॉमा मत लगाइए, लेकिन लास्ट में लिखिए तो कॉमा लगाइए। लेकिन अगर उसको छोड़, राम यहाँ आओ, राम कॉमा कम हियर या कम हियर कॉमा राम। जब वाक्य से निषेध यानी मना करने का, प्रोहिबिशन का बोध हो तो वाक्य के शुरू में डू नॉट या डोंट का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको बीच में डाउट हो तो आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए, आपके लिए है टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए हैं ये आपको बनाना है। मैं इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ता हूँ। देखिए, इसमें बिस्तर बिछाने के लिए मेक बेड, खोलने के लिए स्विच ऑन, अलग अलग चीजों के लिए वर्ड्स दिए गए हैं। आपको बनाना है, आपको ट्राई करना है और आपको ट्राई करके इसका आंसर कमेंट में लिखना है। आप इसको कॉपी पर आंसर करके फोटो खींच के भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, मैंने पहले बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये सारी चीजें आती हैं। देखिए, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेदन। कृपया मेरी मदद करिए, प्लीज हेल्प मी। कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार करिए, काइंडली एक्सेप्ट माई इन्विटेशन या इनवाइट। प्लीज डू कम टुमारो। देखिए, अवश्य या जरूर लगा है, इसलिए यहां पर डू का प्रयोग किया गया है। कृपया उसे कुछ न कहें, प्लीज डू नॉट टेल हिम एनीथिंग या डू नॉट टेल हिम एनीथिंग प्लीज। प्लीज को लास्ट में भी लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए, प्लीज हेल्प मी, काइंडली एक्सेप्ट माई इनवाइट या इनविटेशन। प्लीज डू कम टुमारो, डू क्यों लगा है? अवश्य के चलते। और उसे कुछ न कहें, प्लीज डू नॉट टेल हिम एनीथिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं नोट की तरफ, और फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। प्लीज का प्रयोग वाक्य के शुरू में भी किया जाता है और अंत में भी। काइंडली का प्रयोग साधारणतः वाक्य के शुरू में किया जाता है, ये मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था। हिंदी के अवश्य या जरूर वाले वाक्यों में कृपया या कृपया करके स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया खड़े हो जाएं या कृपया आप खड़े हो जाएं। जब भी आप कृपया शब्द लगाएंगे तो तुम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये शब्द हमेशा अपने से सीनियर, अपने से रेस्पेक्टेबल पर्सन के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, कृपया खड़े हो जाएं, कृपया दरवाजा बंद कर दें, इसके लिए आपको प्लीज और काइंडली का प्रयोग करना है। प्लीज यूज करेंगे तो शुरू में या लास्ट में कहीं भी कर सकते हैं। कृपया खड़े हो जाएं, प्लीज स्टैंड अप या स्टैंड अप प्लीज। चलिए अब आप देख सकते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सॉल्व करना है। अगर मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करते हुए भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन तब तक आपको कम से कम इसके लिए रोक के जरूर बनाना चाहिए। और नेक्स्ट, चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि आज तो मैं इस वीडियो को एज इट इज अपलोड कर दूंगा। बीच बीच में भी थोड़ा सा व्यवधान आ ही जाता है, फोन वगैरह जानते ही आप लोग कि पढ़ाते समय इस तरीके की समस्या आती है, तो मैं इसको एडिटिंग करके डाल दूंगा।
हाँ, क्वेश्चन जो बनाना है आप पहले ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी हो सकता है मैं एक ही बार में पढ़ा दूं या कुछ कुछ चीजें उसमें बच जाएंगी तो एक और वीडियो में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। आइए आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, देख सकते हैं। कृपया खड़े हो जाएं, कृपया दरवाजा बंद कर दें, कृपया कर अपना वोट मुझे दें, कृपया करके अपना नाम बताइए, कृपया कर इन भिखारियों की मदद करें। आप थोड़ा आराम अवश्य कीजिए, आप यह फिल्म जरूर देखें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, कृपया यहाँ हल्ला ना करें और कृपया झूठ मत बोलें। अब बात करते हैं एडवाइस की। देखिए, एडवाइस का मतलब सलाह सूचक। आप सुबह उठें या सुबह उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या यू माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये असर्टिव स्टाइल है इसी बात का। तुम सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और यू माइट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तुम दुखी मत हो, डोंट बी वरीड। तुम अंग्रेजी जरूर सीखो, यू मस्ट लर्न इंग्लिश या डू लर्न इंग्लिश। कुछ कुछ चीजें पीडीएफ बनाते समय बाय मिस्टेक भी आ जाती हैं। डू लर्न इंग्लिश या यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस को किस तरीके से असर्टिव और किस तरीके से। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ माइट गेटअप की जगह शुड भी लगा सकते हैं। मॉडल वर्ब के बहुत सारे रूल्स हैं जो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। जब हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आप लोग को। तो आपने जहां देख रहे हैं माइट, आप माइट की जगह क्या लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मस्ट लगा, तो जब आपको नॉर्मल सलाह देना हो तो शुड लगाइए, जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सलाह देना हो, स्ट्रांगली किसी चीज को रेकमेंड करना हो तो आप मस्ट का प्रयोग करिए। ऐसे वाक्यों में यू का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, लेकिन माइट या मस्ट के साथ यू का प्रयोग होता है। इन्हें अकेले आप यू मत लगाइए। जैसे यहां पर आप सुबह उठें तो गेट अप अर्ली, यहां यू नहीं लगाना है, लेकिन जब आप माइट लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं, शुड लगाते हैं, तब आप जैसे गरीबों की मदद कीजिए तो हेल्प द पुअर बोलिए, फिर या तो यू शुड हेल्प द पुअर बोलिए, यू माइट हेल्प द पुअर बोलिए। चलिए अब हम लोग फिर से इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, तुम डॉक्टर से जरूर राय लो, आप यह किताब अवश्य पढ़ें, तुम कठिन परिश्रम करो, फिर परीक्षा दो, आप पूरा आराम करें, तुम जंजीर न खींचो, तुम किसी को गाली मत दो, तुम किसी को मत डांटो, आप रोज व्यायाम जरूर करें, आप मुझसे कल अवश्य मिले। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जहां अवश्य और जरूर है वहां डू का प्रयोग करिए। ये सारे सलाहात्मक हैं, ठीक है। राय लेने के लिए कंसल्ट, तुम डॉक्टर से जरूर मिलो, डू कंसल्ट विद द डॉक्टर या यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने वर्ड्स वगैरह सब हैं। हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल और सजेशन के लिए हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम लोग चलें या अब चला जाए या चलो चलें। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम लोग चलें या अब चला जाए या चलो चलें, तो आप लोग लेट अस गो नाउ, आप लेट अस को लेट्स भी लिख सकते हैं, लेट्स गो, चलो चलें। अब हम लोग ताजमहल देखने चलें, लेट्स विजिट द ताजमहल या लेट्स गो टू विजिट द ताजमहल। उसे जाने दो, लेट हिम गो। कई बार हम लोग सामने वाले से सामने वाले को से निवेदन करते हैं कि भाई आप ऐसा काम करिए, उसे जाने दो। ऑर्डर भी हो सकता है, उसको जाने दो, लेट हिम गो। सामने वाला प्लीज लेट हिम गो, अरे कृपया उसको जाने दीजिए। कृपया सुनीता को घर जाने दो, लेट सुनीता गो होम, और उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो या लेट हिम नॉट गो। देखिए लेट वाली बनावट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट के साथ मी, हिम, देम या कोई नाम यूज कर सकते हैं, V1 लगा सकते हैं, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। और सुझाव सलाह के लिए लेटस या लेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद वही V1 और अदर वर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव होगा तो आप डोंट को शुरू में भी लगा सकते हैं। अच्छा, डोंट इसमें बेसिकली लगाया जा सकता है और इसमें, ठीक है। लेटस वाले में आप बहुत कम डोंट वाला देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने को ही बोल रहे हैं तो फिर आप डोंट कैसे लगाएंगे। तो हाँ, इसमें आप नॉट लगा सकते हैं, लेट अस नॉट हेल्प हिम, उसकी मदद नहीं करें हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें आप डोंट शुरू में भी लगा सकते हैं और डोंट आप वर्ब के पहले भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं लेट हिम गो, लेट हिम नॉट गो, और अगर निगेटिव होगा तो डोंट लेट हिम गो या अगर उसे जाने दो तो लेट हिम गो। चलिए अब आप लोग इस चीज को देखते जाइए।
क्या लिखा हुआ है, कृपया उसे भोजन मत करने दो, प्लीज डू नॉट लेट हिम हैव हिज मील, उसको भोजन मत करने दो। तो या तो आप यहाँ पे डोंट भी लिख सकते हैं, प्लीज डोंट लेट हिम हैव हिज मील। यहाँ पे हैव का प्रयोग ईट के सेंस में किया गया है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि का बोध हो तो इसको निम्नलिखित स्ट्रक्चर पर लिखते हैं। देखिए, आप प्रस्ताव या सुझाव देते हैं, लेट के बाद नाउन प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस में लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। फिर V1 और फिर उसके अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वाक्यों में नेगेटिव दो तरीके से बनाया जाता है, या तो लेट के पहले डोंट लगा दीजिए, या फिर लेट के बाद जो भीतर V1 यूज होता है उसके पहले आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अब आपके पास फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ये आप लोगों के लिए है। आप क्वेश्चन को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़िए, फिर इसको अच्छे से सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आज के जो ये बीच में जो इंटरप्शंस हुए हैं उसको मैं कट आउट करके आप लोगों को वीडियो भेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सारे को सॉल्व करके फिर उसके बाद एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के साथ साथ अदर चीजें जो मुझे पढ़ानी है वो पहले मैं वो पढ़ा दूंगा और लास्ट में इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये खत्म हो चुका है, होपफुली इतने ही सवाल हैं। तो अभी तक आपको जितने भी सवाल मैंने बोर्ड पर दिखाया आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन करके इसका वीडियो बना दूंगा, फिर आप लोगों को मैं ये अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग ये वेरीफाई कर लें कि आपने जितना पढ़ा है वो सही से समझ में आया है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।